हेलो स्टूडेंट्स। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर हम आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान का अफवाह तंत्र। पिछली वीडियो के अंदर हमने राजस्थान की झीलों को कंप्लीट कर लिया था। झीलों के अंदर एक करंट से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आया सिलीसेट झील से। सिलीसेट झील अलवर को रामसर साइट के अंदर घोषित कर लिया गया है। तो पांचवी रामसर साइट बनी है, कौन सी बनी है? तो पांचवी रामसर साइट बनी है और भारत की 96 नंबर की। अब तक कितनी रामसर साइट हो गई है अपने राजस्थान के अंदर? 5 रामसर साइट हो गई है। पहली केवलादेव, दूसरी सांबर, तीसरी खिचन फलोदी और चौथी मैनार और अब पांचवी सिलीसेट झील। और इसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा करंट से अपडेट क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है आगे एग्जाम के अंदर। अब हम शुरू करते हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों के अंदर बांटा है। आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय अफवाह तंत्र। राजस्थान में अरावली जल विभाजन का कार्य करती है, इसलिए अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा के नाम से भी जानते हैं। अरावली को क्या कहते हैं? राजस्थान की जल विभाजक रेखा। राजस्थान में अंतः प्रवाहित नदियां सर्वाधिक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कौन सी हैं? अंतः प्रवाहित नदियां सर्वाधिक है, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। भारत के कुल सतही या नदी जल का राजस्थान में 1.16% है। तो भारत के कुल सतही या नदी जल का राजस्थान में कितना परसेंट है? तो 1.16%। और भारत के कुल भूमिगत जल का, तो भूमिगत जल का राजस्थान में 1.69% है। तो भारत के भूमिगत जल का अगर पूछ ले कि राजस्थान के अंदर कितना परसेंट हिस्सा है, तो 1.169% है। और कुल सतही जल का पूछ ले तो वो है 1.16%। सर्वाधिक कौन सी नदियां हैं? तो आंतरिक अफवाह तंत्र की सर्वाधिक नदियां हैं, लगभग 60%। तो सर्वाधिक कौन सा हो गया? आंतरिक अफवाह तंत्र हो गया 60%, अरब सागरीय अफवाह तंत्र हो गया 17% और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र हो गया 23%। अब राजस्थान की नदियां देखते हैं। तो अरब सागरीय अफवाह क्रम की नदियां, बंगाल की खाड़ी अफवाह क्रम की नदियां और तीसरी है आंतरिक अफवाह की नदियां। अरब सागरीय अफवाह की नदियां में कौन सी आएंगी? सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे लूणी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र, साबरमती नदी तंत्र, सुकेल नदी तंत्र और पश्चिमी बनास नदी तंत्र। लूणी नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी आएंगी? तो लूणी की जो भी सहायक नदी है वो आ जाएंगी, जैसे जवाई, जोजड़ी, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, मीठड़ी, सुकड़ी। अब सुकड़ी के नाम से भी यहाँ पर 3 नदियाँ हैं, सुकड़ी फर्स्ट, सुकड़ी सेकंड और सुकड़ी थर्ड। और एक होती है सागी नदी, ये आएगी लूणी नदी तंत्र के अंदर। फिर देखते हैं माही नदी तंत्र। और माही नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी आएंगी? सोम, जाखम, अनास, एराव, चाप और मोरेन, ये माही नदी तंत्र के अंदर। साबरमती नदी तंत्र, तो इसके अंदर आएगी वाक्कल, मानसी, हथमती, वेतरई और सेई नदी। इसके अलावा सुकेल नदी तंत्र और पश्चिमी बनास नदी तंत्र। तो ये किसके अंदर आएंगी? अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर। फिर देखते हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। इसके अंदर हम पढ़ेंगे चंबल नदी तंत्र, गंभीरी नदी तंत्र और बाणगंगा नदी तंत्र। चंबल में कौन कौन सी नदियां देखेंगे? तो सिवना, मेज, ओराई, चाकण, बनास, सीप, छोटी काली सिंध, ब्राह्मणी, काली नदी, आलणिया नदी और पार्वती नदी। और गंभीरी नदी तंत्र में देखेंगे भद्रावती, बरखेड़ा, ऊटा, माजम और भैसावर, ये किसके अंदर देखेंगे? गंभीरी नदी तंत्र में। फिर देखते हैं अगला नदी तंत्र कौन सा है। अगला अफवाह तंत्र है आंतरिक अफवाह की नदियां। और इसके अंदर कौन कौन सी नदी आ जाएंगी आंतरिक अफवाह में? घग्गर, कातली, रूपारेल, साबी, रूपनगढ़, मंथा और काकने नदी। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। और आंतरिक अफवाह तंत्र में भी सबसे पहले कौन सी नदी पढ़ेंगे? घग्गर नदी पढ़ेंगे।
तो घग्गर नदी, सबसे पहले तो घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो वो देखते हैं। तो इस शिवालिक की पहाड़ी सिपकिला दर्रा भंवरी माता या कालका माता का मंदिर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है। तो कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। फिर हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये पंजाब के अंदर आते हैं। पंजाब में भी कौन सी 2 जगह से? रोपड़ और संदौल से। फिर पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा में रानीखेत, हिसार और बनवाली से। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान के अंदर टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। तलवाड़ा गांव होता है, टिब्बी हनुमानगढ़ तहसील है। टिब्बी क्या है? तहसील है। और गांव का नाम पूछ ले तो तलवाड़ा गांव। तो टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करके ये अनूपगढ़, गंगानगर, उसके बाद में कहाँ जाती है? और इसके अंदर और अधिक पानी होने के कारण ये कहाँ पर पहुँच जाती है? पाकिस्तान के अंदर पहुँच जाती है। तो बहावलपुर जंक्शन पाकिस्तान, और उसमें और ज़्यादा पानी होने पर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये नदी पहुँच जाती है। और ज़्यादा बाढ़ आने पर चांदिया वाला टिब्बा पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ तक ये नदी चली जाती है। उपनाम क्या है घग्गर नदी के? तो उपनाम देखते हैं, पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है उपनाम। नाली मोस्ट इम्पोर्टेंट, मृत नदी, नट, दृष्टदती, हकरा, चपलाधामी, सोतर और आर्यावर्त। तो ये घग्गर नदी के उपनाम हो गए। जहाँ हकरा, इसको कहाँ बोला जाता है? तो हकरा अगर पूछा जाए तो हकरा इसको पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है। पाकिस्तान में घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? हकरा। इसके अलावा राजस्थान में इसको नाली, मृत नदी, नट, दृष्टदती नदी या प्राचीन सरस्वती नदी का रूप मानी जाती है, इसलिए इसको दृष्टदती नदी भी कहते हैं। चपलाधामी, तो ये चपलाधामी भी ध्यान रखना, सोतर और आर्यावर्त। राजस्थान में इसे नाली के नाम से जानते हैं। राजस्थान में घग्गर नदी को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में घग्गर नदी को नाली कहते हैं। और नाली और पाट ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान में यह कई धाराओं में फोर्ट अब्बास तक पहुंचती है। कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास तक, जहाँ इसके अपवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। तो पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास के अंदर इसको क्या कहते हैं? इसके अपवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। इस नदी के किनारे राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा व रंग महल स्थित है। तो कौन ये सभ्यता स्थित है? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा और रंग महल। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित सभ्यता हो गई। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इसका उल्लेख किसके अंदर मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये वैदिक काल में बहने वाली सरस्वती नदी की सहायक नदी है। सरस्वती नदी की सहायक नदी बताया गया इसको वैदिक काल के अंदर। घग्गर का मैदान बग्गी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। घग्गर के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर के मैदान को बग्गी कहा जाता है। इस नदी का तल हनुमानगढ़ जिले में आसपास के क्षेत्र की तुलना में ऊंचा है, इसलिए अधिक बहाव के समय यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी जो हिमालय से निकल कर आती है, इम्पोर्टेंट है ये, राजस्थान के अंदर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकल कर आती है। कौन सी? घग्गर नदी। आंतरिक अपवाहक्रम की नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के बाहर से निकलकर आती है। श्री राम वाड्रे व हनुमंता राय को प्राचीन सरस्वती नदी का मार्ग खोजने के लिए नियुक्त किया। तो ये घग्गर नदी हो गई। अब हम पढ़ते हैं अगली नदी, कातली नदी। कातली राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है। अगर सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी पूछ ले तो कौन सी आएगी? कातली नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। उद्गम इसका देखें तो खंडेला की पहाड़ियाँ रेवासा सीकर से इसका उद्गम होता है।
तो कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ, रेवासा, सीकर। सीकर व झुंझुनू में प्रवाहित होने के बाद चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है। कहाँ लुप्त होती है ये? चूरू की सीमा पर लुप्त हो जाती है। इस नदी किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। तो कातली नदी किनारे कौन सी सभ्यता आ गई? गणेश्वर सभ्यता। फिर अगली नदी देखते हैं, रूपारेल नदी, या इसको वराह नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वराह नदी। रूपारेल नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी तहसील, अलवर से। तो रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी तहसील, अलवर। यहाँ से उद्गम होने के पश्चात ही है भरतपुर के अंदर पहुँचती है और यहाँ पर सीकरी बांध का निर्माण करती है। इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो इस नदी के ऊपर बांध बना हुआ है सीकरी बांध। और अलवर में कौन सा बांध बना हुआ है इसके ऊपर? तो अलवर में रूपारेल नदी के ऊपर जयसमंद बांध बना हुआ है। फिर आगे इसके ऊपर नौह सभ्यता, भरतपुर के अंदर इसके ऊपर नौह सभ्यता स्थित है। बयाना दुर्ग भरतपुर भी इसी नदी के ऊपर स्थित है। और अंत में किसके अंदर गिरती है? तो ये नदी मोती झील के अंदर गिरती है। भरतपुर के अंदर मोती झील के अंदर गिर जाती है। तो रूपारेल नदी के ऊपर कौन कौन से स्थल हो गए? तो प्रमुख इसमें नौह सभ्यता हो गई भरतपुर के अंदर, और भरतपुर के अंदर इसके ऊपर बयाना दुर्ग बना हुआ है, एक सीकरी बांध बना हुआ है, और अलवर के अंदर देखे तो अलवर के अंदर इसके ऊपर जयसमंद बांध बना हुआ है। मोती झील, यह भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील है जिसके द्वारा सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की जाती है। सिंचाई के लिए क्या किया जाता है? जल आपूर्ति की जाती है। इस झील को भरतपुर जिले की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर जिले की जीवन रेखा कहते हैं। सुजान गंगा, यह एक चैनल है जो मोती झील को लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर से जोड़ता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, मोती झील को लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर से कौन जोड़ता है? तो सुजान गंगा चैनल के द्वारा मोती झील को किससे जोड़ा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर से जोड़ा जाता है। फिर आगे देखते हैं अगली नदी, साबी नदी, या इसको क्या बोलते हैं? साहिबी नदी। साबी नदी या फिर साहिबी नदी। और साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर से। साबी नदी इम्पोर्टेंट नदी है और इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर से। सीकर व जयपुर की सीमा पर, तो ये सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सीकर और जयपुर की सीमा पर स्थित है। और इसी सेवर की पहाड़ियों से नदी निकलती है, साबी नदी। और यहाँ से निकलने के बाद यह अलवर से होती हुई अंत में गुड़गांव मैदान के अंदर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। सीकर से निकलकर इसमें एक सोता, इसकी सहायक नदी आती है, सोता नदी। और ये सोता नदी सीकर से निकलकर इसके अंदर मिल जाती है। इस पर जोधपुरा सभ्यता स्थित है। तो जोधपुरा सभ्यता पूछी जाए तो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो जोधपुरा सभ्यता हो गई साबी नदी के ऊपर, जयपुर के अंदर। उसके बाद में ये अलवर के अंदर जाती है और अलवर के पश्चात ये बहती हुई गुड़गांव मैदान में विलुप्त हो जाती है। साबी नदी की सहायक नदी सोता नदी है। तो ये ध्यान रखना, साबी नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोता नदी, जो सीकर से निकलकर इसके साथ मिल जाती है। और ये सोता नदी कहाँ से निकलती है? सीकर से। तो ये साबी नदी हो गई। आगे देखते हैं अगली नदी, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर से होता है। और इसके ऊपर इस्लामाबाद में निम्बारक संप्रदाय की पीठ स्थित है। इस्लामाबाद में क्या है? निम्बारक संप्रदाय की पीठ स्थित है। फिर यह बहती हुई नागौर के अंदर जाती है और नागौर के पश्चात यह सांबर झील में गिरती है। तो रूपनगढ़ नदी किसके अंदर जाकर मिल जाती है? सांबर झील के अंदर। और सांबर में दक्षिण की ओर से विलय होती है। कौन सी साइड से विलय होती है? दक्षिण की साइड से विलय होती है। तो निम्बारक संप्रदाय की पीठ अगर पूछी जाए कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो ये हो गई रूपनगढ़ नदी, और अजमेर के अंदर ये स्थित है। तो रूपनगढ़ नदी अजमेर से इसका उद्गम होता है। आगे देखते हैं अगली नदी, मेंथा नदी। कौन सी नदी? मेंथा नदी।
और इसका उद्गम कहाँ से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से। तो मेंथा नदी ध्यान रखना, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर से, यहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर ये किस में जाकर मिल जाती है? तो मेंथा नदी सांबर झील के अंदर जाकर मिल जाती है। सांबर में उत्तर पूर्वी दिशा की ओर से ये नदी विलय हो जाती है। तो सांबर में कौन सी साइड से मिलती है सांबर झील के अंदर? ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर से। तो मेंथा नदी हो गई मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से। यह सांबर झील में सर्वाधिक नमक जमा करती है। तो सांबर झील में सर्वाधिक नमक जमा करने वाली नदी कौन सी होगी? मेंथा नदी। आगे देखते हैं, अब अगली नदी आती है काकने नदी। ये इसको क्या बोलते हैं? काकने नदी को काकनी नदी या मसूरदी नदी। कहाँ से निकलती है ये कोटरी गांव से निकलती है। कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होगा? कोटरी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम हो गया। फिर आगे ये भुज झील का निर्माण करती है। तो काकने नदी कौन सी झील का निर्माण करती है? भुज झील का निर्माण करती है, रूपसी गांव जैसलमेर के अंदर। और अंत में यह मीठड़ा खाड़ी जैसलमेर के अंदर, मीठड़ा खाड़ी के अंदर ये नदी गिर जाती है। तो भुज झील का निर्माण कौन करते हैं? काकने नदी। आंतरिक अपवाह क्रम की नदियों में सबसे छोटी नदी है। तो आंतरिक अपवाह क्रम की नदियों में सबसे छोटी नदी अगर पूछी जाए तो कौन सी हो गई? काकने नदी हो गई। अब आगे देखते हैं अन्य आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। उसमें देखते हैं सबसे पहले खंडेल नदी। कौन सी नदी? खंडेल नदी। और यह सीकर से निकलकर उत्तर की ओर से सांबर झील में विलय हो जाती है। तो कहाँ से निकलती है खंडेल नदी? यह सीकर से निकलती है और सीकर से निकलकर उत्तर की ओर से सांबर झील में मिल जाती है। सांबर झील में कौन सी साइड से मिलती है? तो ये उत्तर से। खारी नदी, और खारी नदी नागौर से निकलकर पश्चिम की ओर से सांबर झील में विलय होती है। तो यहाँ पश्चिम की ओर से विलय होती है सांबर झील के अंदर। कौन सी नदी? खारी नदी। आगे नोट है, सांबर झील अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है, अर्थात इस झील में चारों ओर से नदियां आकर मिलती है। तो किसका उदाहरण है ये? अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। इसमें चारों ओर से नदियां मिलती हैं। जैसे अभी उत्तर साइड से कौन सी हो गई? खंडेल नदी हो गई, पूर्व से मेंथा नदी हो गई, पश्चिम से इसमें खारी नदी, और दक्षिण से इसमें कौन सी नदी आ गई? रूपनगढ़ नदी। तो ये सांबर झील के अंदर मिलने वाली नदी हो गई। तो चार कौन सी नदी मिलती है सांबर झील के अंदर? खंडेल, मेंथा, खारी और रूपनगढ़ नदी। ये आंतरिक प्रवाह की नदियां कंप्लीट हो गई हैं। आगे हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो वो पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और बंगाल की खाड़ी के बाद में उसके बाद हम पढ़ेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।